जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका डिसूजा स्टडी पॉइंट में। आज का जो टॉपिक होगा ये आधुनिक भारत से होगा, क्योंकि बीपीएससी में अधिकांश जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आधुनिक भारत से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से एनसीईआरटी में लगभग 40 से या 44 पेज होगा इसका, तो 3 से 4 वीडियो में इसे कंप्लीट करा दिया जाएगा। आधुनिक भारत का इतिहास, इसका जो टॉपिक है ये पहला है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यहाँ से भी अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 1 है मेरा, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। इस पर ध्यान दीजिएगा, मतलब कि समुद्री मार्ग कह रहा है कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो ये पुर्तगाली थे। क्वेश्चन आगे है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई। तो यूरोप से कहाँ आया था, तो भारत आया हुआ था। किससे, तो समुद्री मार्ग से। किसके द्वारा खोजा गया था, तो वास्को डी गामा। कब ये आया था, तो 1498 में भारत इसका आगमन हुआ था। 17 मई 1498 ईस्वी। तो ये इम्पोर्टेंट है, कब, तो 17 मई 1498 ईस्वी। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। छपने वाला क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो जमोरिन था, जो कि वहाँ का स्थानीय ये क्या था, तो शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किया था, तो पुर्तगाली। तो गाली मतलब कि चीन को, मतलब कि अधिकांश लोग किसको गाली देता है, तो चीन को गाली अधिक देते हैं हम लोग। तो कोचीन याद रखिएगा, कोचीन जो है ये कहाँ पड़ता है, तो कोच्चि का हो गया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था ये भारत में कौन था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसका जो टाइम पीरियड था कब था, तो 1505 ईस्वी में यह नियुक्त किया गया था। भारत में तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस को आरंभ करने का जो श्रेय है पुर्तगालियों को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। कहाँ किया गया, तो गोवा में किया गया। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तंबाकू के खेती अगर पूछा जाए तो पुर्तगाली के द्वारा, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली के द्वारा। अगर प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पूछा जाए तो गोवा में स्थापित किया गया था। कब, तो 1556 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये सारा इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने आरंभ की थी। ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसमें छपने वाला में इंक्लूड कीजिएगा। तब फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा ही ये शुरू किया गया हुआ था। विभिन्न देशों के खोजकर्ता, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। कोलंबस जो है अमेरिका का खोज किया। कैप्टन जेम्स कुक ये ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था, ठीक है। और तस्मानिया और न्यूजीलैंड का जो खोज किया था, ये तस्मान सागर भी है एक, ये तस्मान नाम का जो व्यक्ति था इसी के द्वारा खोज किया गया था। ये यूरोप का ही था। और बार्थोलियो डियाज जो है ये केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के खोज किया था। वास्को डी गामा कैसे आया था भारत तक, केप ऑफ गुड होप के रास्ते होकर के ही आया हुआ था। तो बार्थोलोमियो डियाज जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा 1-2 एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो केप ऑफ गुड होप का जो खोज करता है कौन है, तो बार्थोलोमियो डियाज है, ठीक है। कहता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का अगर वास्तविक संस्थापक यहाँ दिया हुआ है तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया, तो नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था, तो नीनो डी कुन्हा के समय में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। कौन सा, तो पुर्तगालियों ने। एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर किसका नियंत्रण था, ये तो पुर्तगालियों का यह नियंत्रण था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए कौन आया, तो डच आया था। ये कहाँ के था, डच जो था ये वर्तमान नीदरलैंड, उस समय इसका हॉलैंड नाम कहा जाता था, डच या हॉलैंड, ठीक है। तो वर्तमान इसका जो नाम हो गया है ये नीदरलैंड नाम हो गया है। भारत में विदेशी कंपनी का आगमन, यहाँ से कभी कभी क्रम दे दिया जाता है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंपनी का आगमन जो कह रहा है कि कंपनी, तो पुर्तगाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी
ये एस्तादो ड इंडिया इस समय उसका नाम हुआ करता था। तब पुर्तगाल ये देश कौन सा, पुर्तगाल कब आया, तो 1498 में आया। इसका प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया, तो कोचीन या कोच्चि में स्थापित किया गया। उसके बाद में कंपनी जो आया ये मतलब कि 1600 ईस्वी में कौन आया, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये 1600 ईस्वी में आया था, जो ब्रिटेन से था। ठीक है, ये सूरत में प्रथम इसका जो था ये सूरत में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड जो था ये 1602 ईस्वी में आया था और मसूलीपट्टनम में इसका प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुआ था। तो ये सब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जो पूछ दिया जाता है कि अंग्रेज़ों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो ये 1608 ईस्वी में स्थापित किया था, कहाँ पर, तो सूरत में। ठीक है, उसके आगे जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क 1616 ईस्वी में आया था। और त्रावणकोर जो है ये यहाँ पर इसका प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था ये 1664 में, इसका जो हुआ था ये सूरत में स्थापित हुआ था। व्यापारी कंपनियों का आगमन अगर दे दिया जाए तो ये क्रम इम्पोर्टेंट है, तो इसमें याद रखिएगा PDEDF है। ठीक है, तो पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, इस अंग्रेज मतलब ब्रिटिश, उसके बाद में डेनिश, फ्रांसीसी, तब सबसे अंत में जो आया था ये कौन, तो स्वीडिश आया हुआ था। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 तक यही था। यानी कि सबसे पहले कौन सा आया था, पुर्तगाली जो था सबसे पहले भारत में आया और सबसे अंत में जो जाने वाला था कौन गया, तो सबसे अंत में पुर्तगाली ही यहाँ से गया। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिया गया। अंग्रेज जो था ये जो पुर्तगाली सब थे तो ये सब मसालों पर अधिक जोर दिया देते थे, लेकिन जो डच था ये कपड़ा पर अधिक जोर दिया, कपड़ा का निर्यात को प्राथमिकता दिया। किसके द्वारा, तो डच के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ किया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो डचों ने ही आरंभ किया था। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया, तो डच और अंग्रेज के बीच लड़ा गया, जिसमें क्या हुआ, तो डच का हार हो गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था। जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ तो उस समय यहाँ सम्राट कौन था, तो अकबर थे। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारी की कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। कब आया, तो 1608 ईस्वी में आया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चला था किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में चला था। लेकिन 1605 ईस्वी में क्या होता है कि अकबर का मृत्यु हो जाता है और इसके बाद में कौन बनता है, तो जहांगीर जो है ये शासक बनता है। तो ये किसके दरबार में पहुंचता है, कैप्टन हॉकिंस, तो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। लेकिन ये जो फरमान लेकर के आया हुआ था ये इस पर सम्राट अकबर का ही नाम से लेकर आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ, तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में, तथा प्रथम अस्थायी कारखाना जो है 1613 में सूरत में स्थापित किया गया। सॉरी, पीछे 1608 बता दिए थे जो गलत था, 1613 है सूरत में। 1611 में जो था ये मसूलीपट्टनम में, तो ये सफल नहीं हुआ। उससे पहली बार जो सफल हो गया ये कहाँ हुआ, तो सूरत में हो गया 1613 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे भारत से निष्कासित किया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया गया। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र प्रदान कर दिया गया था, तो ये फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मतलब कि महाधिकार पत्र जारी कर दिया गया था। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। कब हुआ, तो 1661 में। इंग्लैंड के राजा क्या नाम था, तो चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह हुआ पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या दे दिया, तो बम्बई दे दिया। और 1668 ईस्वी में क्या हुआ कि चार्ल्स द्वितीय ने इसे 10 पाउंड वार्षिक किराया पर लेकर के इसको किसको दे दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। तो 10 पाउंड वार्षिक किराया पर किसे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। प्रमुख शहरों के संस्थापक कलकत्ता, यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है
इसको देख लीजिएगा। कहता है कलकत्ता का जो है संस्थापक जॉब चार्नोक है कलकत्ता का, और मद्रास का पूछा जाए तो फ्रांसिस डे है। नई दिल्ली का एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर जो है ये किसका है, नई दिल्ली का संस्थापक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली और कलकत्ता याद रखिए। इसमें से अगर अधिकांश क्वेश्चन बनता है तो कलकत्ता और नई दिल्ली से पूछा जाता है। तो कलकत्ता का जॉब चार्नोक हो गया और नई दिल्ली का एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी में ऑप्शन ई भी होता है। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। और बम्बई का है गेराल्ड ऑरेंगियर जो है ये बम्बई का है। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था, तो ये बिहार था। बीपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से किया गया, तो कोलबर्ट के प्रयास से किया गया था। कब, तो फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 1664 में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो किसके कार्यकाल में, तो लुई 14वां उस समय जो यहाँ का शासक था इसके कार्यकाल में हुआ था। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सूरत में किया गया था। कब, तो 1668 में किया गया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन, तो ये भारतीय जब कह रहा है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं, मतलब कि जो भारतीय जो राजा होते थे आपस में जब इनका जो विवाद होता था तो इसमें मतलब कि ये भाग लेने का मतलब कि सोचा था कौन, तो ये फ्रांसीसी डुप्ले जो है ये मतलब इसका फ़ायदा उठाकर भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था कहाँ, तो पांडिचेरी में बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तब फ्रांको मार्टिन जो था ये पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था, किसे, तो पुर्तगालियों को। कहाँ पर, तो सौली नामक स्थान पर था। थॉमस बेस्ट जो अंग्रेज अधिकारी थे ये पराजित कर दिया था। वांडीवास का युद्ध जो कब हुआ था, तो 1760 में। अंग्रेज़ों ने किसे पराजित किया, तो अंग्रेज़ों ने फ्रांस को पराजित कर दिया था वांडीवास के युद्ध में। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, कर्नाटक का जो युद्ध था ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच में लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, तो एक्सला सापेल की जो संधि हुआ था कब हुआ था, तो 1748 में हुआ था। इस संधि के द्वारा ये समाप्त हो गया। कर्नाटक युद्ध, 3 जो कर्नाटक युद्ध हुआ था यहाँ से साल यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रथम जो हुआ था 1746 से 48 में हुआ था। इसका जो कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, ये इसका प्रमुख कारण था। और ये पापे याद रखिएगा, इसमें जो प्रथम हुआ था किससे, तो एक्सला सापेल की संधि जो से ये मतलब कि क्या हुआ था, ये संधि हुआ था इसमें, और इसका जो परिणाम रहा था अनिर्णित रहा था, इसमें किसी का विजय नहीं हुआ था। द्वितीय जो हुआ था 1749 से लेकर के 54 तक हुआ था। 55 कर लीजिएगा, 49 से 55 कभी कहीं आगे पीछे इसमें दिया रहता है। इसमें कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध इसका कारण था। और पांडिचेरी की जो संधि हुआ था कब, तो 1755 में हुआ था। इस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन की स्थिति जो था ये मजबूत हो गया। और तृतीय जो होता है 1756 में लेकर से लेकर के 63 तक था ये, ठीक है। 1756 से लेकर के 63 तक था। सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण था इसका युद्ध का। सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में जाना जाता है कौन, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो पेरिस की संधि जो 1763 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ कि फ्रांस की इसमें पराजय हो गई, फ्रांस इसमें हार गया। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। किसका, तो कंपनी, अंग्रेजी कंपनी का नाम। इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, ये पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, लेकिन देख लीजिए अगर पूछा जाए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ठीक है। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज, मतलब उस समय भारत को क्या कहा जाता था, तो ईस्ट इंडीज के नाम से कहा जाता था, इसलिए इसे नाम रख दिया क्या, तो ईस्ट इंडीज रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, आगे का टॉपिक है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब कह रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था।
क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त, किसके द्वारा? तो मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। इसका जो 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ हस्तांतरित किया था? तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया था। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो अलवर्दी खान ने जो यूरोपीय की तुलना किससे किया था? तो मधुमक्खियों से किया था कि अगर इसे छेड़ेंगे तो काट काट करके बर्बाद कर देता है ये। ठीक है। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? तो 1756 में 20 जून 1756, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 20 जून 1756, सिर्फ 1756 याद रखिएगा तो काम नहीं चलेगा, पूरा डेट याद रखना होगा। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना ये किसके? तब सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो अलीनगर की संधि किसके मध्य हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, ये पूरा डेट याद होना चाहिए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। अगर पूछा जाए कि पहली बार अगर ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव भारत में किस युद्ध से रखा गया, तब प्लासी का युद्ध से रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 23 जून 1757 याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ? तो सिराजुद्दौला का पराजय हो गया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो मीर जाफर जो था, ये मतलब किससे? तो सिराजुद्दौला से विश्वासघात किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। तब प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर को बना दिया गया बंगाल का नवाब। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो शुरुआत मानी जाती है, अगर ये पूछा जाए तो प्लासी का युद्ध अभी बताए हुए थे 23 जून 1757 में। कह प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। ब्लैक होल की जो घटना हुआ 20 जून 1756 के हुआ था। अलीनगर की संधि जो हुआ था 9 फरवरी 1757 को हुआ। कब हुआ? तो 9 फरवरी 1757 के हुआ। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुआ था 12 अगस्त 1765 को, और द्वितीय पूछा जाए तो इसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को। और बनारस की संधि जो हुआ था 1773 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1842 से लेकर के 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। ये 1 नंबर वाला में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल को माना जाता है? तो लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल को माना जाता है। 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा करके किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो अंग्रेजों ने मीर जाफर के स्थान पर बाद में किसे बना दिया था? तो मीर कासिम को बना दिया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, तो अवध के नवाब कौन था? तो शुजा-उद-दौला, तथा दिल्ली का जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया था। इसमें तीनों सेना की हार हो गया था। इसमें हार ने काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों का प्रभुत्व जो था ये भारत में बना रहेगा, ऐसा ये इस हार से पता लग गया कि अब अंग्रेज़ जो है भारत में काफ़ी लंबे समय तक शासन करने वाले हैं, क्योंकि 3 जो महाशक्ति था ये तीनों के इसमें हार हो गया था। कौन? तो मीर कासिम जो थे, मीर कासिम का भी हार हो गया था, और अवध का जो नवाब शुजा-उद-दौला था इसका हार हो गया, और दिल्ली का उस समय जो मुगल सम्राट शाह आलम जो द्वितीय था इसके सेना को, तीनों के सम्मिलित सेना को किसने हरा दिया था? अंग्रेज के द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छपता है। तब बक्सर के युद्ध के समय अगर ब्रिटिश सेना का सेनापति पूछा जाए तब हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तब बंगाल का नवाब अगर पूछा जाए तो मीर जाफर था। बीच में क्या होता है कि मीर कासिम को 60 में बना दिया जाता है, उसके बाद मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को ही बना दिया जाता है।
बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुआ, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बंगाल के जो नवाब था नजमुद्दौला तथा कलाइब के मध्य हुआ, और इसका जो द्वितीय संधि जो हुआ ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुआ था। तो एक जो हुआ था बताए हुए थे कब, तो ये जो हुआ था 12 अगस्त को, और दूसरा जो 16 अगस्त को हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इलाहाबाद की जो संधि हुआ था इसी के तहत क्या हुआ कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह की क्या हुआ कि दीवानी यहाँ से प्राप्त हो गया। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया द्वैध शासन। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक, बंगाल का संस्थापक अगर पूछा जाए तो संस्थापक मुर्शिद कुली खां था, ये इम्पोर्टेंट है। 1717 से लेकर के 27 तक इसका स्थापना मतलब कि काल था इसका। और हैदराबाद अगर पूछा जाए तो 1724 में इसका स्थापना हुआ। निजामुल मुल्क चिनकिलीज खां के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भरतपुर 18वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुआ, किसके द्वारा, तो चूड़ामन और बदनसी के द्वारा। कर्नाटक का अगर पूछा जाए तो 18वीं शताब्दी में भी इसका स्थापना हुआ। सआदत उल्ला खां के द्वारा कर्नाटक का स्थापना, इसका संस्थापक माना जाता है। अवध का सआदत खान, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, अवध, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जयपुर 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी में हुआ मुहम्मद खां बंगस के द्वारा। और मैसूर का हैदर अली के द्वारा इसका स्थापना किया गया 18वीं शताब्दी में। तो ये सब एक बार और देख लीजिएगा क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मैच करने के लिए दे दिया जाता है। एक दो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसको मैच करने के लिए दिया जाता है कि मिलाइए कि किसका संस्थापक कौन सा है। आगे जो टॉपिक है क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर है। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो महाराणा रंजीत सिंह को सिख का संस्थापक माना जाता है, सिख संप्रदाय का संस्थापक। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, तो सुरचकिया जो मिसल था ये इससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। महाराजा रंजीत सिंह के राज की स्थापना राजधानी कहाँ स्थित थी, तो महाराजा जो रंजीत सिंह की राजधानी थे ये कहाँ था, तो लाहौर था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ये एक लाइन से जो चारों क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 1809 में हुआ था अमृतसर की संधि, कब, तो 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था, महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य ये हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, क्या थे, तो धर्मनिरपेक्ष शासक थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। रंजीत सिंह जो थे ये अंधे थे, मतलब कि एक आँख से ही देख पाते थे, एक आँख से इनको रोशनी मतलब कि छीन लिया नहीं था एक आँख में, ठीक है। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, पूछा जाता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1845 में यह प्रारंभ हुआ था। भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग जो प्रथम थे। ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये सब, यहाँ से क्वेश्चन ये सब बनता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था, तो प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध ये जो हुआ था लाहौर की संधि कब हुआ था, तो 1846 में हुआ था, इसके तहत ये समाप्त हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो रंजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी बना कौन बना, तो खड़ग सिंह बना था। महत्वपूर्ण तिथियां है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बरगांव की संधि 1779 में हुआ था। सालबाई की संधि ये 1782 में हुआ था, इम्पोर्टेंट है ये भी। देवगांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। पूना की संधि 1817 में। लाहौर की संधि जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसके तहत समाप्त हुआ था ये 1846 में हुआ था। और अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। अगर इसमें अगर देखा जाए तो 3 से 4 ऐसा है जो काफ़ी बार रिपीट होता है। तो पुरंदर की संधि 1665 में, सालबाई की संधि 1782 में, उसके बाद जो है लाहौर की संधि 1846 में और अमृतसर की संधि 1809 में। ये 4 याद रखिएगा।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते रहता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? अब जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है ये कब, तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये हुआ था। 13 जनवरी 1849 को हुए छिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लुटेरा क्वेश्चन भी, क्योंकि इसमें पूछने के बाद काफ़ी डाउट होता है क्वेश्चन पर। तो छिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक थे ये दिलीप सिंह थे। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। जो सिख साम्राज्य था ये किस में मिल गया? ब्रिटिश साम्राज्य में इसमें मिला लिया गया। कब? तो 1849 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना अभी देखे थे 18वीं शताब्दी में हुआ था। किसके द्वारा? तो हैदर अली के द्वारा। आंग्ल मैसूर युद्ध है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये 1767 से लेकर के 69 में हुआ था। इसका मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था। लॉर्ड वेरेलेस्ट बंगाल का गवर्नर थे उस समय। इसमें संधि जो हुआ था मद्रास की संधि हुआ था। ठीक है, MMS याद रखिएगा, MMS। ठीक है, 3 जो हुआ इसमें 4 जो है, चौथा जो हुआ था इसमें टीपू सुल्तान का क्या हुआ था कि इसमें मृत्यु हो गया था। तो मद्रास की संधि हुआ था प्रथम जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसमें हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। हैदर अली क्या हुआ कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें हैदर अली की स्थिति काफ़ी मजबूत थी, जो अंग्रेज से ये पराजित नहीं हुआ था। दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। हैदर अली इस समय जो मैसूर का शासक था ये हैदर अली ही थे। और यहाँ से याद रखिएगा बंगाल का अगर गवर्नर पूछा जाए तो वारन हेस्टिंगस थे इस समय। मैंगलोर की संधि हुआ था 1784 में। इस समय क्या हुआ कि हैदर अली की मृत्यु हो जाता है और टीपू सुल्तान युद्ध का नेतृत्व संभालते हैं। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। टीपू सुल्तान इस समय शासक था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ था 1792 में हुआ। ठीक है, टीपू सुल्तान की स्थिति इस समय क्या हुआ कि कमज़ोर हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के इस समय शासक था बंगाल का गवर्नर। ठीक है, और टीपू सुल्तान के समय में ये हुआ। और मैसूर सहायक संधि इसमें सहायक संधि मैसूर का हुआ। टीपू सुल्तान की समय मृत्यु हो गया। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि किया था। किससे सहायक संधि कर लिया? तो वाडियार वंश का जो शासक था इसे सहायक। और चौथे जो आंग्ल मैसूर 1799 में, क्वेश्चन ये याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? तो 1799 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा था कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना किसका? तो रंजीत सिंह की जो तुलना है फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा। कौन सा? तो फ्रांसीसी यात्री जो विक्टर जाकमा ने किससे किया था? तो नेपोलियन से किया था। आगे जो टॉपिक है यह है ब्रिटिश राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण, देखिए बताए थे ना कि 1764 में क्या हुआ था कि बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज इसमें विजय हो गया था। तो इसके बाद क्या हुआ था कि इलाहाबाद की संधि हुआ था। तो इससे जो था वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया। इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुआ था इससे। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये हुआ था। 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? वारन हेस्टिंगस ने इसको समाप्त कर दिया था। कब? तो 1772 में समाप्त कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंगस को ही कहा जाता है। वारेन हेस्टिंगस के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें क्या हुआ कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। तो
क्वेश्चन पूछा जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वर्ष 1774 में कलकत्ता में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और इसके अगर प्रथम अगर पूछा जाए कि इसके न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे जो थे इसके प्रथम क्या थे, तो इसके न्यायाधीश थे। भारत में पुलिस सेवा का और सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में गलती कीजिएगा तो 1-2 नंबर जो ऐसे ही कम हो जाएगा, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का जो गौरव किसे प्राप्त हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था। कब, तो वर्ष 1863 में। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी जो आयोग बना था, एनचिंसन आयोग 1886 में बना था। लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे। इस्लिंगटन आयोग 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बनाया था। ये लोक सेवा संबंधी ये सब आयोग था। ली आयोग 1923 में बना था। सबसे अधिक बार अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो ली आयोग, लॉर्ड रीडिंग के समय में ये था। ठीक है, तो एनचिंसन आयोग 1886 में, इस्लिंगटन आयोग 1912 में और ली आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर लिया गया या किया गया था। ठीक है, तो ली आयोग के सुझाव पर ही किया गया था संघीय लोक सेवा आयोग का गठन, यानी कि ये किसके तहत किया गया था, ली आयोग जो बताए हैं ना 1923 में इसका जो गठन हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो 1793 में हुआ था, ये किसके समय था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो सहायक संधि, ये कैसे याद रखिएगा, वेलेजली की सहायक संधि। ठीक है, क्वेश्चन में पहुंच जाइएगा तो वेलेजली राइट आंसर तक। तो वेलेजली सहायक संधि जो था ये किसके द्वारा, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो हैदराबाद 1798 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापकता का सिद्धांत राज हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जा चुका है। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। कब, तो 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब, जो अभी देखे थे ना क्वेश्चन, इससे पहले भी देख चुके थे। तो डलहौजी का जो कार्यकाल था 1848 से लेकर के 56 तक, ये क्या था, भारत के गवर्नर जनरल था। राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। तो इसके तहत क्या कर दिया जाता था कि अगर किसी का अगर दत्तक पुत्र आप गोद नहीं ले सकते हैं तो राज को उसमें क्या कर लिया जाता था कि अंग्रेज अपने में मिला लेते थे, उसको हड़प लेते थे। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था, तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के जो था इसके किसका, तो अवध का जो था ये अधिग्रहण किया था आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित जो ये जो इम्पोर्टेंट है सारा, जो किसको कब मिलाया गया, किस राज्य को, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। सतारा इसमें पूछ दिया जाता है, सबका टाइम पीरियड पूछ दिया जाएगा, तो इसमें याद रखिएगा SJS बुझना। ठीक है, BUJNA इसका एक ट्रिक है, मतलब इसमें याद रखिए तो क्वेश्चन सही पहुंच सकते हैं राइट आंसर तक। तो सतारा SJS में इसमें याद रखिए, तो सबसे पहले क्या हो जाता था, सतारा जो 1848 में, उसके बाद जैतपुर 1849 में, उसके बाद संबलपुर SJS। ठीक है, तो संबलपुर 1849 में, उसके बाद में BUJNA याद रखिएगा, BUJNA। ठीक है, तो इसके बाद में बघाट हो जाता है जो हिमाचल प्रदेश का था 1850 में, उसके बाद उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में। ये सारा टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है वर्ष। तो 1853 में झांसी, नागपुर 1854 में, अवध का 1856 में। तो सतारा देखिए 1848 में याद कीजिए। ठीक है, 1800 जैतपुर 1849 में, संबलपुर 49 में। तो सतारा को 48 में, 49 में 2 था, जैतपुर और संबलपुर। 50 में बघा, उदयपुर 52 में, झांसी को 53 में, इंपॉर्टेंट है। और नागपुर 54 में और अवध जो है 56 में। ये क्रम दे दिया जाता है, इसलिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। कहता है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किसने से संबंधित है, तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है। बस ये इतना ही याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है, जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया,
तो लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हो गया कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है ये लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हो गया कि समाप्त हो गया। देखिए क्या होता है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत पर जो ये कंपनी का शासन पूर्णतः कब समाप्त हो गया, धीरे धीरे 1813 में, उसके बाद में 33 में धीरे धीरे ये कम हुआ, क्योंकि एकाधिकार जो था चीन और चीन के साथ चाय का जो व्यापार है ये मतलब कि चाय का व्यापार ये 1833 तक ये जारी था। लेकिन 1857 ईस्वी तक क्या हुआ कि पूर्णतः मतलब कि एकाधिकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का ये समाप्त हो गया। अब जो भारत पर जो नियंत्रण हो गया सीधे ब्रिटिश क्राउन का हो गया। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम मतलब कि वायसराय बने हुए थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में ही। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया था। आईपीसी जो था ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर या हिंद की उपाधि प्रदान किया गया। इस क्वेश्चन में कभी कभी डाउट होता है, मतलब कि 1877 में प्रदान किया गया। तब महारानी विक्टोरिया को कैसर या हिंद की उपाधि कब था, 1800 कहता है कि राज अधिनियम 1876 पारित करके कैसर या हिंद की उपाधि प्रदान किया गया। कभी कभी आयोग इसका 1877 आंसर मानता है तो कभी 76। कहता है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया। तो अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के समय में तो स्ट्रेची आयोग जो 1880 में भारत का प्रथम अकाल आयोग था ये, ठीक है। मतलब कि अगर अकाल मतलब कि लिटन के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेची आयोग अकाल आयोग का गठन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो अस्थायी स्वशासन का जनक जो माना जाता है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों का अधिकार, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों का अधिकार है। मतलब इसमें कह रहा है कि नेपाल में तो 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, वारेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंगस अलग है, ठीक है। तो इस समय जो था गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंगस। तो 1800 जो सुगौली की संधि हुआ था तो इस समय क्या हुआ कि नेपाल पर अधिकार हो गया 1816 में। सिंध पर 1813 लॉर्ड एलनबरो के समय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 1843 में भूटान पर 1865 में लॉर्ड लॉरेंस का इस समय टाइम पीरियड था, गवर्नर थे इस समय। और वर्मा 1885 में, जिस समय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था तो 1885 में। तो याद रखिएगा वर्मा का जो अधिकार हो गया किसका, तो लॉर्ड डफरिन के समय में हो गया था। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, आगे का टॉपिक है। कह रहा है कि धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो धन निष्कासन का जो सिद्धांत है ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी थे। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी थे ये। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश जो आर्थिक नीति है ये घिनौनी है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया था ये कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है ये काफ़ी घिनौनी है, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है। तो रजनी पाम दत्त जो है ये इसका इंडिया टुडे के लेखक पूछा जाए। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की ये सर्वश्रेष्ठतम पुस्तक है इंडिया टुडे, रजनी पाम दत्त के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो जे.एन. टाटा के द्वारा किया गया था। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो कुटीर उद्योग जहाँ भी आएगा ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन। तो महात्मा गांधी काफ़ी कुटीर उद्योग पर बल देते थे। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो कावस जी डाबर के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की जो फैक्ट्री था कावस जी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। 1885 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो श्री रामपुर पश्चिम बंगाल, या श्री रामपुर भी रहता है कहीं कहीं, तो श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में है। भारत में सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन होता है कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में ही होता है। भारत का प्रथम चाय बागान कहाँ स्थापित हुआ था, तो 1833 में हुआ था।
प्रसिद्ध इतिहासकार जे.एम. पर्निकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को क्या कहा था? तो डाकू राज का संज्ञा दिया था, डाकू राज कहा था। तो के.एम. पर्निकर ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट भी इंक्लूड कर लीजिएगा। प्रमुख कृषि जो पद्धति है, तीनकठिया प्रथा जो हुआ था, इसमें क्या होता था कि इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण जो बिहार का जो क्षेत्र था, किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर क्या होता था कि नील की खेती करना अनिवार्य होता था, ये याद रखिएगा, 3/20। उसके बाद ददनी प्रथा था। इसमें क्या होता था कि इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। इसमें क्या होता था कि ददनी प्रथा मतलब ये लंबे समय तक क्या होता था कि आपको पहले से मतलब कि किसान को पैसा दे दिया जाता था कि आप जो इस क्षेत्र में इतना दिन तक आप ये इसी फसल का उत्पादन कीजिएगा, वही होता था ददनी प्रथा। कहता है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस ने इजारेदारी प्रथा, ये इंपॉर्टेंट है, इजारीदारी प्रथा अगर पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंगस ने फार्मिंग सिस्टम का आरंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। अगर पूछा जाए इजारेदारी प्रथा तो भू राजस्व की वसूली के लिए ये था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अस्थाई बंदोबस्त या इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। ये कब हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में ईस्वी में हुआ था। और इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। और समस्त ब्रिटिश भारत का जो 19% क्षेत्र था ये इससे किसका था? अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को, इसमें क्या होता था कि भूमि अधिग्रहण जो था ये जमींदारी प्रथा भी इसको कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसका था? तो ये जमींदार के ही था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। उसके बाद में रैयत मतलब होता है किसान। तो किसान मतलब कि ऐसे भी मतलब कि मुनरो मरो किसान ऐसे भी कुछ होता है, तो कहता है कि मरने दो किसान को, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, याद कराने के व्यू से कह रहे हैं। टॉमस मुनरो हो गया इसका, तो 1820 ईस्वी में। उसके बाद में महाल मतलब होता है गाँव, क्षेत्र। तो महाल जो हुआ था ये महालवाड़ी मतलब कि ये जो होता है किसमें? तो होल्ट मैकेंजी के समय 1822 ईस्वी में ये हुआ था। तो इसमें जो था ये टॉमस रैयतवाड़ी बम्बई, मद्रास और असम के क्षेत्र में था। समस्त ब्रिटिश भारत का मतलब कि जो भी ब्रिटिश का जो क्षेत्र था जिस पर अधिकार था उसका 51% क्षेत्र पर ये था। कौन? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। और महालवाड़ी 30% क्षेत्र पर था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन कथन और कारण में दे सकता है कि इसमें से बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो अस्थाई बंदोबस्त अगर पूछा जाए तो 19% पर, और रैयतवाड़ी पूछा जाए तो रैयत सब सर्वाधिक जो था ये रैयतवाड़ी 51% पर, और उसके बाद पूछा जाए महालवाड़ी तो ये 30% क्षेत्र पर था। सबका टाइम पीरियड, सबका जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये सारा इंपॉर्टेंट है। भूमि का जो मालिक होता था रैयतवाड़ी में, ये भूमि का मालिक ये किसान ही होता था। इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो था ये किसान का था। कर की दर जो था ये 33% से लेकर के 55% था इसमें, किसमें? तो रैयतवाड़ी में। और महालवाड़ी में पूछा जाए तो भूमि पर जो गांव का अधिकार होता था, किसका? तो गांव का अधिकार होता था। महाल मतलब गांव ही होता है। तो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों के मुखियाओं की थी। किसका था? तो गांव के मुखियाओं। कर की जो दर था काफ़ी ज़्यादा था इस समय, 60% तक इसमें कर का दर था। इस सब का क्या प्रभाव हुआ था? पारंपरिक अर्थव्यवस्था का क्या हुआ था? विघटन हुआ। कृषकों को दरिद्रता हुआ, मतलब कि काफ़ी अगर अधिक मात्रा में टैक्स दे दिया जाएगा तो किसान वैसे भी गरीब हो जाएंगे। कृषि में ठहराव तथा अवनति आया। पुराने जमींदारों का उन्मूलन हुआ और नए जमींदारों का क्या हुआ? उदय हुआ। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, यानी कि कृषि का जो ग्लोबलाइजेशन ये देखने को मिला। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी? अभी बताए हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। देखे हैं ना कितना क्षेत्र पर था, यहाँ देखिए। तो रैयतवाड़ी जो था ये 51% क्षेत्र पर था ये, ठीक है। तो रैयतवाड़ी 51 पर, 30% पर, मतलब महालवाड़ी से 19% पर जो था ये कौन सा था? तो 19% पर जो अस्थायी या जमींदारी बंदोबस्त था ये। भारत में आगे का रहा अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त, तो ये सब जो है भू राजस्व के निर्धारण से, राजस्व के निर्धारण से था।
भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। लॉर्ड डलहौजी के भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। सन 1857 की क्रांति, आगे का जो टॉपिक है 1857 की क्रांति से है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये कहाँ हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। 10 मई 1857 से ये शुरू हो गया था। तब पूछा जाता है ये सर्वप्रथम 10 मई 1857, ये डेट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? तो मेरठ से हुआ था। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही कौन थे? तो मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में, यहाँ से ये क्या किए थे? तो विद्रोह किया था। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और जो रोटी था ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल्स जो आया था उस समय चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग इसमें किया जा रहा था। अंग्रेजों के शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। कोई एक कारण नहीं था, इसमें आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने क्या किया? 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? तो 1857 सॉरी 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पार्मेस्टन, इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो था ये पहली घटना थी। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे? तो अवध से थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में ये हुआ था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह क्या रहा? असफल रहा। तो कथन और कारण में दे दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस समय इसका असफलता का क्या कारण रहा था? तो केंद्रीय संगठन की कमी था और सुनियोजित जो रणनीति था, ये मतलब कि कोई रणनीति नहीं बनाया गया था कि कब कहाँ आक्रमण करना है, कैसे आक्रमण करना है, कितना सैनिकों से करना है, ये सब कोई रणनीति नहीं था। इस कारण क्या हुआ कि ये असफल रहा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। कहाँ से? तो लखनऊ में। किसके द्वारा? तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम गृह युद्ध किसने पराजित किया? तो रानी लक्ष्मीबाई को जो कैप्टन ह्यूरोज के द्वारा ये पराजित कर दिया गया था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनी राम दत्त जो था ये असम से क्रांति का नेतृत्व किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? उस समय 50,000 रुपये का इनाम रखा था 1857 में। समझ सकते हैं कितना बड़ा रकम रहा होगा। तो मौलवी अहमदुल्ला को काफ़ी परेशान किया था अंग्रेजों को मौलवी अहमदुल्ला ने। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो कानपुर से कौन था? तो नाना साहब सेनापति तात्या टोपे के नियुक्त किए थे। रामचंद्र पांडुरंग इसका वास्तविक नाम था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां को नियुक्त किया था। अगर आप बाद में वीडियो देखिएगा तो वीडियो लगभग 1 घंटा का एक वीडियो हो जाएगा, तो आप इसे दोगुना स्पीड करके देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता दिल्ली से, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दमनकर्ता अगर पूछा जाता दिल्ली से विद्रोही नेता कौन थे? तब बहादुर शाह द्वितीय बख्त खां। इसका जो बख्त खां, इसका सैन्य नेतृत्व बख्त खां के द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय जो था कि इस समय काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। विद्रोह की तिथि जो दिल्ली में हुआ 11 मई 1857 को, मेरठ में 10 मई, और यहाँ से जब 11 मई को दिल्ली पहुँच गया और दमनकर्ता निकलसन और हडसन के द्वारा, अंग्रेज जो अधिकारी थे इसके द्वारा, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर के द्वारा 4 जून 1857 को कॉलिन्स कैंपेबेल के द्वारा, लखनऊ याद रखिएगा कैंपेबेल, ठीक है। और झांसी और ग्वालियर अगर पूछा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। झांसी में किसके द्वारा? तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। और तात्या टोपे कहाँ से? तो ग्वालियर से। 4 जून 1857 की में तो जनरल ह्यूरेज के द्वारा इसको दमन करता थे यहाँ।
कानपुर में कौन? तो नाना साहेब। और सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे के द्वारा 5 जून 1857 में कैंपबेल के द्वारा। यहाँ भी लखनऊ में कैंपबेल और कानपुर में भी कैंपबेल। इलाहाबाद में कर्नल नील के द्वारा दमन करता थे अंग्रेज अफसर यहाँ का। और इलाहाबाद लियाकत अली 6 जून 1857। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट बहुत कम पूछा जाता है, 1-2 याद रखिएगा दिल्ली से, ठीक है। और मेरठ में ये बाद बाकी ये मतलब पूछा जाएगा कि यहाँ का विद्रोह कौन, मतलब कि यहाँ नेतृत्व कौन किया था, दमनकर्ता से पूछा जाएगा। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला थे 1857 में। कर्नल नील फैजाबाद। जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह, और इन्हीं का भाई थे जो अमर सिंह, ठीक है, दोनों के द्वारा नेतृत्व किया गया। 12 जून 1857, ये डेट याद रखिए क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से हो सके कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए। विलियम टेलर और बिसेंट आयर के द्वारा यहाँ का दमन करता थे कौन? तो विलियम टेलर और बिसेंट आयर, ये नाम याद रखिएगा। बरेली से तो खान बहादुर खान, याद रखिए। रेल में कान, तो खान से रेल याद रखिए, बरेली खान बहादुर खान। जून 1857 में तो बिसेंट आयर के द्वारा। और बिसेंट आयर यहाँ भी थे बरेली में। और फतेहपुर में अजीमुल्ला के द्वारा, यहाँ का विद्रोही नेता जो थे ये अजीमुल्ला थे 1857 ईस्वी में। और जनरल रेनॉल्ड के द्वारा। तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-4 ऐसा है। अगर बीपीएससी में तो अधिकांश बार जगदीशपुर से ही पूछा जाता है कि यहाँ युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा। अगर पटना से पूछा जाए 1857 का नेतृत्व किसके द्वारा, तब पुस्तक विक्रेता जो थे पीर अली के द्वारा। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। तो इस समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह को अखिल भारतीय सैन्य नेता माना गया था, मतलब कि इसका नेता जो था इसी को चुन लिया गया था। किसे? तो बहादुर शाह जफर को। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। अब क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1858 पारित कर दिया गया। इसके माध्यम से भारत का जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके अब क्या हुआ था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। बताए हैं इससे पहले। महारानी विक्टोरिया को भारतीय प्रशासन ने ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया? तो 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा कर दिया गया महारानी विक्टोरिया के द्वारा, 1 नवंबर 1858 को। ये डेट इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए जो आयोग गठन किया गया था, पील आयोग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1858 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय? तो लॉर्ड कैनिंग को बता चुके हैं। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब जो था, ये कौन था? तो अंग्रेजों का ये आलोचक थे मिर्जा गालिब। गालिब होते तो ये होता वो होता, ठीक है। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 का विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। इस समय क्या हुआ था कि दूरी बना करके रखा था। शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदार जो था इसमें भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो भारतीय भाषा में तो सर सैयद अहमद खान जो थे ये भारतीय भाषा में लिखे हुए थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजी के सर्वाधिक सहायता किया था? यानी कि अंग्रेजों का सर्वाधिक जो सहायता किया किसके द्वारा? तो ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 पर आधारित जो प्रमुख पुस्तकें थी, बीपीएससी मेंस में यहाँ से एक क्वेश्चन हर हाल में रहता है, मेंस में लिखने को पड़ता है। द ग्रेट रिवेलियन जो है अशोक मेहता के द्वारा सॉरी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इंग्लिश में है 1857 एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था। सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी जो है टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया था। रिवेलियन 1857 जो था ये पी.सी. जोशी के द्वारा। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये लिखा गया था। तो ये सब इसमें से 2-3 जो है कुछ नया देखने को मिल रहा है, तो याद रखिएगा। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगर पूछा जाता है बी.डी. सावरकर के द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1857 तो एस.एन. सेन के द्वारा। सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी अगर पूछा जाए तो टी.आर. होम्स के द्वारा। म्यूनिटी याद रखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी टी.आर. होम्स के द्वारा। रिवेलियन 1857 तो पी.सी. जोशी के द्वारा। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था।
करा कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोही में वह एक अकेली पुरुष थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ह्यूरोज के द्वारा यह कहा गया था। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। प्रथम ये संग्राम कहा गया था, लड़ाई कहा गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संख्या किसने दिया था? तो षड्यंत्र के जो संख्या दिया था सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन आर.सी. मजूमदार का था। इस पर एक मतलब कि पूरा लिखना ही पड़ता है, मेंस में एक क्वेश्चन होता है। न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम में किसके द्वारा कहा गया था? आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था, क्योंकि आर.सी. मजूमदार ने ऐसा कथन दिया था, क्योंकि इससे पहले भी तो बहुत सा ऐसा युद्ध हो चुका था जिसमें मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हुए थे बहुत सा। बस इतना ही याद रखिए पीटी के लिए, ज़्यादा इसमें डिटेल्स में हो जाएगा। कहता है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन जो थे ये सरकारी इतिहासकार थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि 1857 के विद्रोह पर आधारित जो प्रमुख मत है, कहता है कि इतिहासकार जो है ये सब अलग अलग अपना जो मत दिए थे। एस.एन. सेन क्या कहा था? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। मतलब कि ये किसके लिए था? धर्म के रूप में हुआ, कि धर्म युद्ध के रूप में ये प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये किसके द्वारा कहा गया था? एस.एन. सेन के द्वारा। और विद्रोह का स्वरूप जो था 1857 का जो युद्ध था, ये विद्रोह था, ये राष्ट्रीय स्वरूप था, तो अशोक मेहता के द्वारा यह कहा गया। बी.डी. सावरकर क्या बोले थे कि ये सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। सुनियोजित मतलब कि इसमें एक नियोजित मतलब सुनियोजित था, ठीक है। आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये काफ़ी विवादित हो जाता है, ये क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इस पर याद रखिएगा ये। तो ये आर.सी. मजूमदार के द्वारा है। सर जॉन लॉरेंस जो है ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। लॉरेंस के द्वारा क्या कहा गया कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये हर बीपीएससी में यहाँ से ये क्वेश्चन फिक्स रहता है तो रहता ही है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा कहा गया था कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसके द्वारा? तो डिज़राइली के द्वारा कहा गया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी. रॉबर्टसन ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था। किसके द्वारा कहा गया था? तो रॉबर्टसन ने कहा था कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण जो था चर्बी युक्त जो है ये कारतूस था। तो पी. रॉबर्टसन के द्वारा यह कहा गया। टी.आर. होम्स अभी देखें कि सभ्यता और बर्बरता के बीच जो संघर्ष था ये किसके द्वारा कहा गया? तो टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ये कहा कि हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों का ये हिंदू और मुसलमानों के विरुद्ध जो क्या है ये षड्यंत्र था, ये अंग्रेजों के विरुद्ध है। मतलब कि अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का ये षड्यंत्र है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम के द्वारा कहा गया। और रीज के द्वारा कहा गया ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। सब अपना अपना मत दिया, जिसको जैसा मन किया वैसा मत देते चला गया। रीज के द्वारा कहा गया ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक क्या था कि ये धर्म युद्ध था। ढोल है बजाते रहो जिसको जैसे मन। कहता है कि प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह आगे का जो टॉपिक है, ठीक है, कैसा है? तो प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? छपने वाला क्वेश्चन। तो बहावी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था ये कहाँ था? तो पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को धरती बाबा जगत पिता के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू सब भाई थे ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह दे दिया जाए तो ये मतलब कि क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर हुल विद्रोह दे दिया जाए तो लड़का सा सोच में पड़ जाएगा ये कौन सा विद्रोह दे दिल को भाई, हुल विद्रोह। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो हुल विद्रोह भी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो किस में किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया है, ठीक है। हो विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? हो विद्रोह 1820-21 के मध्य में ये प्रारंभ हुआ था। ये सब झारखंड से शायद हुआ था। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों के नेता कौन था? तो संबलपुर में जो हुआ था अनेक ब्रिटिश विरोधी जो विद्रोह हुआ था तो सुरेंद्र भाई शाही थे। ये इसका नाम याद रखिएगा, सुरेंद्र शाही।
महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के की स्थापना किया था। कूका आंदोलन 1840 से 72 में किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो बिरसा मुंडा से। प्रमुख जनजातीय विद्रोह, अच्छा इधर से पहले देख लिया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पता ही होगा। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर के गारो पहाड़ियों पर। ये जो मुख्यतः विद्रोह, जो पागलपंथी विद्रोह, फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिए। फराइजी विद्रोह दादू मियाँ के द्वारा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पूछा जाता है। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। मानव बलि प्रथा, जिसे मोरिया का नाम मोरिया प्रथा भी कहा जाता था, निषेध करने के कारण अंग्रेजों ने खोंड जनजाति से ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खोंड जनजाति, इसमें क्या होता था कि मानव का मतलब कि बलि दे दिया जाता था, तो जिसका विद्रोह मतलब कि अंग्रेज के द्वारा किया गया, कि इस पर रोक लगा दिया गया था। इसमें जो था मोरिया जनजाति, तो इसमें खोंड जनजाति ने क्या किया था? तो खोंड जनजाति जो था ये अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1899 में हुआ था। एक डेट याद रखिए, 1899 ईस्वी मुंडा विद्रोह। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो 1855 में संथाल ने मेजर बारो को पराजित कर दिया। सारा क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का 1860-61 में जो हुआ था ना सन्यासी विद्रोह, तो इसमें वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। ठीक है। प्रमुख जनजाति विद्रोह, ये जो कह रहा है कि चुआर विद्रोह जो हुआ था कहाँ? तो राजा जगन्नाथ जो था इसका नेतृत्व करता था 1768 में। नानभूम और बीरभूम पश्चिम बंगाल। बीरभूम जो क्षेत्र था ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। वो विद्रोह राजा प्राहत के द्वारा नेतृत्व करता था। इसका 1820, 22, 32 में तक ये हुआ। बीरभूम अलग अलग टाइम पीरियड में। सिंहभूम और छोटा नागपुर में इसके प्रभावित क्षेत्र था। और भील जो हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। सेवाराम और तरम्बैक इसका नेतृत्व करता था 1818 से 48 तक। खान देश जो प्रदेश था उसमें हुआ था। खांसी विद्रोह ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। राजा तीरथ सिंह, तो तीरथ पर जाने के सर्दी जुकाम होता है, तो तीरथ पर खांसी, तो राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बारमानिक जो है इसका मतलब इसमें राजा तीरथ सिंह याद रखिए नाम। 1829 से 32 खासी पहाड़ी जो असम और मेघालय के क्षेत्र में है। ठीक है। कोल विद्रोह बुद्धू भगत और गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व 1831-32 में। कोल विद्रोह कहाँ? तो छोटा नागपुर में। रंपा अलरी सीताराम राजू के द्वारा हुआ था। अलरी सीताराम राजू याद रखिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह 1879 में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। खोंड चक्र बिश्नोई के द्वारा इंपॉर्टेंट है। 1846 से 48 और 55 में हुआ था। खोंडमल जो उड़ीसा में पड़ता है खोंड। संथाल सिंधु और कान्हू के द्वारा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1855-56 में राजमहल पहाड़ी जो पश्चिम बंगाल। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा 1899 से 1900 ईस्वी छोटा नागपुर पठार। भील दौलत सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1914 से 15 में। और बांसवार और डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में हुआ था। ठीक है। कहता है कि पावना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय थे। पावना विद्रोह 1800 कब हुआ था? तो 73 से 76 के बीच में हुआ था। इसका जो प्रमुख नेता कौन था? ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय थे। कहता है कि बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध किसान आंदोलन का जो नेतृत्व केरल में किया था। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई। भीलों के द्वारा कहाँ? तो भील जो जनजाति है कहाँ का है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो गडकरी कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था? तो ठक्कर बापा आदिवासियों का मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैरवार जो ये कहाँ खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। अली मुस्लियार के द्वारा किया गया था मालाबार तट पर। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कहता है गोविंद गिरी ने मेवाड़ बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में
सामाजिक सुधार के लिए लसुरिया आंदोलन प्रारंभ किया था। गोविंद गिरी ने किसके द्वारा? तो मेवाड़, बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसुरिया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम असम का जो पहले का नाम था, ये 1828 से 35 में किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा किया गया था? तो भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। कथा महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह जो महाराष्ट्र में हुआ। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना की पर बल दिया था, यानी कि एक देवता बोंगा ठीक पर, इस पर ये बल दिए थे। किसान और नागरिक आंदोलन जो हुआ था, दोनों का ये मैप में दर्शाया गया है, देख लीजिएगा कौन कहाँ है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है बता दे रहे हैं। जैसे कि पंजाब में कूका आंदोलन, इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल, बालक श्री राम सिंह कूका के द्वारा ये पंजाब हो गया। उत्तर यहाँ से देखिए। इसके बाद जो कह रहा है राजस्थान में कच्छ विद्रोह, भरत मल और झरोजा, बघेरा हो गया गुजरात में। राजस्थान, कच्छ और बघेरा ये गुजरात से था। भील आंदोलन नेतृत्व दशरथ हिरिया सेवाराम। झारखंड में जो है ये कोल विद्रोह 1831 में, संथाल विद्रोह, खैरवार, तना भगत, युवान और जुआन विद्रोह, ये सब ये जो हुआ था कहाँ से? तो झारखंड में। ये मैप बना करके दे दिया गया है। ये सब मतलब कि मेंस में अगर मैप बना करके अगर ये बनाइएगा आप तो अच्छा नंबर मिलता है। अहोम विद्रोह जो हुआ था असम में हो गया। नागा विद्रोह हो गया। नागा विद्रोह नेतृत्व इसका रानी गोंडिल्लू के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिए। एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागा विद्रोह 1931 में हुआ था, नेतृत्व रानी गोंडिल्लू के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। कुकी विद्रोह 1917 मणिपुर में हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है कि यह बहाबी आंदोलन 1830 से 60 में, सन्यासी 1770 में, फकीर विद्रोह 1776 में, पागलपंथी 1813 में, फराजी 1820 में, भूमिज विद्रोह 1833 में, रंपा विद्रोह जो हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था 79 में, सीताराम राजू के द्वारा, चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इसमें देख लीजिएगा एक बार, जो इम्पोर्टेंट है ये सब में पूछा जाता है। कहता है गोगी नेगी रंगा वायकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। गोगी नेगी रंगा वायुकुलू, ये मतलब कि दक्षिण भारत का नाम है। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता किसे? तो इसके संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, बस एक लास्ट पेज है। कह रहा है कि विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में, मोपला विद्रोह मलाबार क्षेत्र में हुआ था, नेतृत्व जो हुआ था अली मुस्लियार के द्वारा किया गया था। कि एन हाजी, इसका नेतृत्व मोपला विद्रोह अली मुस्लियार भाई था। कि एन हाजी भी नाम यहाँ दिया है, देख लीजिए। अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना इसका कारण था। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था कब? तो दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास इसका है। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। पावना विद्रोह यह 73 से 76 बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय के द्वारा। अधिक लगान तथा वर्ष 1859 में अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों के जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली के कारण ये युद्ध हुआ। दक्कन जो हुआ था 1874 से 75 में, इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिले में बाबा साहेब देशमुख के द्वारा नेतृत्व किया था। चंपारण हुआ था ये मोतिहारी में, महात्मा गांधी इसका नेतृत्व करता थे। तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में हुआ था। खेरा जो 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। इसमें फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी यानी कि लगान वसूला जा रहा था। वल्लभ भाई पटेल, याद रखिए। अवध किसान आंदोलन जो हुआ था, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। अवध आंदोलन बाबा रामचंद्र, याद रखिए। एका आंदोलन जो हुआ था ये बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, ये सब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1921-22 में हुआ था। मदारी पासी, इंपॉर्टेंट नाम है ये। एका आंदोलन मदारी पासी, याद रखिए। मोपला विद्रोह मलाबार, अली मुस्लियार। एक मोपला विद्रोह यहाँ था, ये अच्छा ये प्रथम, ये सॉरी इसीलिए डाउट हो रहा था। मोपला विद्रोह जो प्रथम चरण था 1836 से 1854 में जो है के एन हाजी के नेतृत्व में हुआ था। ये अंग्रेज द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना था। ये एक मोपला विद्रोह यहाँ भी दिया है। मलाबार, अली मुस्लियार या मुदलियार जो भी रहे, अधिक लगान और बेदखली के था। ये द्वितीय चरण 1921 में हुआ था। बारदोली जो हुआ था ये 1918 में। सूरत का बारदोली तालुका जो था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिए। लगान में बढ़ोतरी काफ़ी हो गया था इस समय। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 में हुआ था। जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा और शेखपुरा। सोहन सिंह भौकना, याद रखिए नाम।
ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा। भू राजस्व में कटौती, सब यही कारण था कि भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण, काफ़ी कर में वृद्धि कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तेभागा आंदोलन इंपॉर्टेंट है, ये कब? तो 1946 में ये जो हुआ था। 24 परगना याद रखिएगा, मिदनापुर का क्षेत्र है सब। कंपाराम सिंह और भवन सिंह, याद रखे भवन सिंह, ठीक है। बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन जो हुआ था ये स्वतंत्रता पूर्व ये शुरू हुआ था और स्वतंत्रता बाद तक ये चलता रहा था। मतलब कि भारत 1946 में नहीं, 47 में आज़ाद हुआ, उससे पूर्व 46 में ये शुरू हुआ और 1951 तक ये आंदोलन चलता रहा तेलंगाना के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा ये आंदोलन था जो स्वतंत्रता पूर्व शुरू हुआ और स्वतंत्रता बाद तक ये जारी था, तो ये जो तेलंगाना आंदोलन, ठीक है, सामूहिक इसका नेतृत्व किया गया था। निजाम जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध ये संघर्ष किया हुआ था। इसमें भारत में स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भू आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। भू आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा था? विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। तो पार्ट 1 इसका आज कंप्लीट हुआ। लगभग 3 से 4 पार्ट में लग जाएगा क्योंकि काफ़ी है इसमें पेज, 44-45 पेज है लगभग। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।